व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग अपनी टीजीटी पनेशिया सीरीज़ की वीडियो नंबर 102 दैट इज़ 102 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले लगभग हम लोग 110 वीडियोस को कवर कर चुके हैं। हालांकि नेमिंग हमने बाद में दी थी। उससे पहले के पुराने वीडियोस हैं जैसे डीएनए जीनोम, ये स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, तो इनमें हमने नेमिंग नहीं दी थी। तो कुल मिलाकर ये वैसे तो 112वीं या 111वीं वीडियो होनी चाहिए। ठीक है, तो आज एक बच्चे ने सुझाव दिया था, शायद आज या कल किसी बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर बायोटेक पे एक आध वीडियो बना दीजिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आपको बताते हैं। बायोटेक से लगभग 2 प्रश्न, अब वो चाहे वो लाइव स्टॉक से हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हो, जीआईएफटी, जेडआईएफटी इनसे रिलेटेड हो, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड हो, बैक्टीरिया से रिलेटेड हो, बायोपेस्टिसाइड से रिलेटेड हो, मतलब बीटी कॉटन से रिलेटेड हो, ये बेटा जो हमने टॉपिक बोले ये बिल्कुल ज्वलंत मुद्दे रहते हैं टीजीटी के लिए। अब वो आप चाहे केंद्रीय विद्यालय का देने जा रहे हैं, चाहे नवोदय विद्यालय का देने जा रहे हैं, या उत्तर प्रदेश का देने जा रहे हैं, ये ऐसे टॉपिक है जो हमने अभी बोले, ये आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा कि ये आपको पढ़ के ही जाने हैं हर हाल में। तो चलो भाई, आज की वीडियो हम सबके लिए अलाउ करते हैं, तो बस सुनना बस ध्यान से एक एक चीज़ को कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से एक लाइन अलग नहीं जाएगी, बिल्कुल एनसीईआरटी जिसने पढ़ी होगी वो पहचान भी जाएगा कि हाँ सर ने जो आज पढ़ा है ये आया हुआ है कहीं ना कहीं। सुनना बेटा बहुत ध्यान से बस। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट इज लैब, ये दही में मिलते हैं हमको। पाए तो ये दूध में भी जाते हैं, लेकिन अति कम मात्रा में, अति अल्प मात्रा में। ये ग्रो करते हैं मिल्क में, और बाद में उस मिल्क को कर्ड अर्थात दही में परिवर्तित कर देते हैं। ये लैक्टोबैसिलस, आप ये भी कह सकते हो लैक्टोबैसिलस, या आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज को यूज़ करिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये जो भी हैं ये इम्प्रूव करते हैं क्या, हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को, किसकी, दूध की, क्या बढ़ा देते हैं, विटामिन B12। देखो, जिसके मुंह में बार बार छाले निकलते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप तो जानते हैं हम पढ़ाने के साथ साथ डॉक्टरी भी चलाते रहते हैं। जिसके मुंह में बार बार छाले निकलते हैं, जिसको बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, रात में छाती में जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, उनको सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा सुबह नहीं कि बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग खा लिया, लगभग 10 से 11 बजे के अराउंड 1-2 चम्मच दही ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि दही जो होता है वो पित्त विकार को ख़त्म करता है। आई बात समझ में? और आपकी डाइजेशन की प्रॉपर्टी को अच्छा बनाता है। आपके विलाई, शायद सुना होगा आपने, एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं विलाई, हिंदी भाषा में उसको कहते हैं रसांकुर, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसके कारण आपके द्वारा जो भी कुछ खाया जाता है उसका बहुत अच्छे से पाचन, डाइजेशन तथा स्वांगीकरण, एसिमुलेशन होता है। बातें समझ में आ गई होंगी। अब कभी आपसे पूछा जाए कि दही में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है बेटा, दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12 भूलोगे तो नहीं? चलो एक बार फिर से रिवीजन। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क में ग्रो करते हैं, मिल्क को कर्ड में परिवर्तित कर देते हैं, और इनके द्वारा इम्प्रूव किया जाता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी को, किसकी, दही की, क्या बढ़ा देते हैं, विटामिन B12। लैब का और भी बेनिफिशियल रोल है क्या, क्योंकि ये भी बेटा बैक्टीरिया होते हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। जो नियमबद्ध ढंग से दही खाता है उसको कभी कोलाइटिस नहीं हो सकती। जो नियमबद्ध ढंग से दही खाता है उसको कभी फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती। जो नियमबद्ध ढंग से दही खाता है उसको कभी कॉन्स्टिपेशन, अपच नहीं होगा। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। इसको देखो, कुछ लोग डफ कहते हैं, डफ नहीं पढ़ा जाता है, इंग्लिश में इसको डो पढ़ा जाता है, DOUGH। ठीक है, क्या पढ़ते हैं राजा बेटा इसको? डो। सुनते चलना ध्यान से बस। ये लिखा है डो, ये किस में बनाया जाता है, या तो डोसे का जो आटा मढ़ा जाता है या इडली का आटा मढ़ा जाता है। पूछा कैसे मारते हैं, इसका फर्मेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है, इसका किण्वीकरण किसके द्वारा किया जाता है, आप बोलेंगे सैकरोमाइसिस सेरेवेसी। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है, AMU में कई बार पूछा गया है कि बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट किसे कहा जाता है, आपको बोलना है सैकरोमाइसिस सेरेवेसी।
बेकर्स ईस्ट, और बेटा ध्यान देना हमने यहाँ पर आर छोड़ दिया, यहाँ आर लिख लेना, BAKERS, बेकर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट, दे बोथ आर सैकरोमाइसिस सेरेवेसी यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ डो। आई बात समझ में? आगे बढ़े। फिर एक प्रश्न है आज के वीडियो का कि एडिनो वायरस क्या है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो जब देख लीजिएगा पूरी, फिर एडिनो वायरस के बारे में पढ़िएगा, इंटरनेट पे, किताब में, कहीं भी ढूंढिएगा, और फिर जो समझ में आए, अच्छा गलत बुरा जो भी हो, हमेशा आगे से आगे रहना चाहिए। जो कक्षा में पीछे रहते हैं वो जीवन भर पीछे रहते हैं। आप शर्माते रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप यही सोचोगे, चार आदमी हमसे कहे कि आओ तुम बोलो, आओ तुम बोलो, आओ तुम बोलो। एक बार किसी ने बोला, आपने हिम्मत बांधी, आप स्टेज पे गए, आपकी हिम्मत खुल गई, आप हमेशा के लिए आगे होने लगे। हमेशा दब के रहोगे तो जीवन भर दब के रहोगे। तो एक्टिव बनिए, हर पूछे गए प्रश्न का रिस्पांस देने की कोशिश किया करिए। गलत आता है गलत बताइए, सही आता है सही बताइए। गलत आता है सही करने का काम मेरा। प्रियॉन्स किसे कहते हैं भैया? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। जिस चैप्टर में हम वायरस, वायरॉइड, विरियॉन पढ़ते हैं, उसी चैप्टर में हम प्रियॉन भी पढ़ते हैं। ये प्रियॉन आपको MP कौशिक में भी मिल जाएगा, रमेश गुप्ता में भी मिल जाएगा, NCERT में भी मिल जाएगा। ठीक है। प्रियॉन्स प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, बीमार करते हैं कुल मिलाकर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पता है ये इंटरव्यू में पूछा गया था। हमारे एक सर थे TGT बायोलॉजी में, उन्होंने क्वालिफाई किया था, उनसे पूछा गया था व्हाट इज सीरेंडिपिटी, व्हाट इज सीरेंडिपिटी। सुनना बेटा ध्यान से, जब कोई वैज्ञानिक, कोई व्यक्ति कुछ खोजने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन किसी और तत्व, किसी और वस्तु, किसी और चीज़, किसी और प्रिंसिपल, किसी और थ्योरी का खोज कर ले, इसको बोला जाता है सीरेंडिपिटी। इसको बोलते हैं चांस डिस्कवरी। ऐसा हुआ था, कब हुआ था आपको पता है? ऐसा हुआ था पेनिसिलिन 1829, जब पेनिसिलिन की खोज हो रही थी तब भी ऐसा ही हुआ था। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था 1829। और 1829 की एक बात और याद आती है कि सती प्रथा का अंत भी 1829 में ही हुआ था। वर्ल्ड वॉर में यूज़ की गई थी ये पेनिसिलिन। कौन से वर्ल्ड वॉर में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे बताने लगते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं बताना, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। कह रहे वाइन, बियर ये विदाउट डिस्टिलेशन से प्रिपेयर होती हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम ये डिस्टिलेशन से प्रिपेयर होती हैं। अब देखो बेटा, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो शायद बियर वगैरह पीते हैं, ठीक है। वैसे तो ये गलत चीज़ें, सारी गलत चीज़ें, ये सब कभी कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको बताते हैं क्या होता है जब नए बच्चों को फंसाते हैं ना लोग, तो ऐसे फंसाते हैं, अरे यार ये तो बियर है यार, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता। आपको बताते हैं, हमारे घर के सामने एक सर रहते थे, क्रिश्चियन थे, तो वो एक्सेसिव डोजेज ऑफ बियर, वो ये सब नहीं पीते थे, विस्की, ब्रांडी, रम या शराब, वो बियर ही पीते थे। उनको लीवर सिरोसिस हुआ, हेपेटाइटिस ने कैचअप किया उस धीमे से, और उसके बाद आज इन द सेंस थोड़े दिन पहले उनकी डेथ हो गई। तो कभी भी इस चीज़ को हल्के में मत लेना कि बियर ही तो पी रहे हैं, 7% ही तो एल्कोहल है उसमें, नहीं, ये विदाउट डिस्टिलेशन की होती है, इम्प्योर रहती है। कुछ लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, जो सहमत होंगे समझ जाएंगे, जिसको नहीं सहमत होना वो खूब पियो बेटा, अच्छी बात है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए पे आते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए इज द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट। ध्यान से सुनना, यही साइक्लोस्पोरिन ए एक दवा है जो माइकल जैक्सन को दी जाती थी। ये इम्यूनोसप्रेसिव है। यदि किसी व्यक्ति का हाथ पैर कट जाए, समझिएगा, या अलग हो जाए, अंग अलग हो जाए, तो इसी के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, यही दवा दी जाती है। आपने इसी की एक फॉर्म को सुना होगा, ब्रूफेन, जिसको बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। आइब्यूफ्रेन नाम की एक दवा आती थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर होती थी। सारे पेन किलर इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके तंत्रिका तंत्र को खराब कर देते हैं,
आपकी किडनी को खराब कर देते हैं। ज़्यादा मात्रा में पेन किलर, किसी के घुटने दर्द हो रहे हैं पेन किलर खा लो, किसी का सर दर्द हो रहा है सेरिडॉन खा लो, किसी को ज़्यादा दर्द हो रहा है क्रोसिन खा लो। दीज ऑल आर पेन किलर्स। पेन किलर्स का कम से कम प्रयोग कीजिए शरीर में। अभी तो तत्काल आपको लाभ दे देगा, आगे बड़ी बीमारियां दे देगा। पेन किलर्स का कम से कम प्रयोग कीजिए। तो जितने भी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होते हैं उनको हम ट्रांसप्लांट में यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा? साइक्लोस्पोरिन ए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अभी हमने मुद्दे की बात बताई नहीं आपको। जब किसी की किडनी या लीवर का ट्रांसप्लांट हो जाता है तो शरीर उस किडनी को जो बाहर से लगाई गई, शरीर उस लीवर को जो बाहर से लगाया गया, उसको शत्रु की तरह मानता है। और ऐसी कंडीशन में शरीर उसके लिए एंटी बिहेव करता है, उसको मारने का प्रयास करता है, उसकी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करता है। इतना ज़्यादा इम्यूनो एक्टिव स्टेज ऑफ बॉडी रहती है कि वो उस नए अंग को जो बाहर से किसी और व्यक्ति का लेकर लगाया गया है उसको किल करने लगता है। इसलिए लगातार 8 से 10 महीने तक ये साइक्लोस्पोरिन ए चलती है। ये साइक्लोस्पोरिन ए क्यों चलती है आप समझ गए कि नहीं? इस साइक्लोस्पोरिन ए का काम है कि आपकी बॉडी को आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी थी, एक्टिव इम्यूनिटी थी, उसको सप्रेस कर देना। जब वो सप्रेस हो जाएगी तो वो उस अंग को मारेगा नहीं। आई बात समझ में? वो उसको किल नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये तो टॉपिक देख लिया। अच्छा हाँ, एक बात तो हम आपको बताना ही भूल गए जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। पूछे क्या? ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये प्राप्त किससे जाती है? ये प्राप्त की जाती है एक प्रकार की फंजाई जिसको हम कवक कहते हैं, दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमारे वेसल्स, ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो कैविटी कम होने लगती। जब कैविटी कम होने लगेगी तो क्या होगा? जब कैविटी कम होने लगेगी तो खून सही ढंग से निकल नहीं पाएगा। और आपको पता होगा, हम लोगों ने पढ़ा था A1V1 बराबर A2V2, याद है? एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज़्यादा एरिया कम। यही तो रूल हम लोगों ने पढ़ा था पहले, याद करिए एक बार। तो भैया सीधी सी बात यह है, अगर ये आपकी धमनी और यहाँ तक कोलेस्ट्रॉल जमा है, ये सब कोलेस्ट्रॉल जमा है, तो ब्लड को निकलने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। तो क्या बढ़ेगा? प्रेशर। क्या बीमारी हो गई? ब्लड प्रेशर। कौन सा? हाई ब्लड प्रेशर। आई बात समझ में? ये भैया डॉक्टर नहीं समझा पाते हैं सही ढंग से आजकल, क्योंकि वो तो दवा देते हैं, कहते खाओ समझो अपना। इसलिए इन चीज़ों को समझिए अच्छे से। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए एक दवाई बनाई गई जिसका नाम था स्टैटिन। ये स्टैटिन भी एक फंजाई से ऑब्टेन की जाती है जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस। मोनेस्कस परप्यूरियस। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की अपने पास एक देसी दवा भी है, सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा बोलते हैं इसको, सर्पगंधा। रावल्फिया सर्पेंटाइना। रावल्फिया सर्पेंटाइना ये भी ब्लड हाई बीपी को कम करता है। ठीक है, सुनते चलना बस। देखो पढ़ते तो सब है बेटा, हमें बीमारी के बारे में भी पता चल रहा है, हमें अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए भी हम किसी को रेकमेंड भी कर सकते हैं। ज़बरदस्ती ना करिएगा जब तक कोई पूछे ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये आप समझ गए ना, मोनेस्कस परप्यूरियस से फंजाई से निकाला जाता है। इसका काम क्या होता है? इट वर्क्स ऑन द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल। जो एंजाइम कोलेस्टेरॉल का निर्माण करते हैं, ये मोनेस्कस परप्यूरियस उसी पे काम करता है। उसको एंजाइम को काम करने से मना करता है या उसकी शक्तियों को ख़त्म करता है या उस एंजाइम को डिनेचर कर देता है जिससे आगे का कोलेस्टेरॉल नहीं बनेगा। आई बात समझ में?
और आजा बेटा आगे चलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज पे। काहे पे? स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज भी एक बैक्टीरियम से निकलता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकक्कस। हम लोगों ने एक पढ़ा था, बीमारी भी थी एक, स्ट्रेप्टोकक्कस न्यूमोनी। सोचो बेटा उसी फैमिली का है, ये फ़ायदा दे रहा है, वो नुकसान करता है, निमोनिया कर देता है। आई बात समझ में? तो वही बात है ना कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए पॉजिटिव है जैसे कि लैब, और कुछ बहुत निगेटिव है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो बैक्टीरियम है वो स्ट्रेप्टोकक्कस से निकाला जाता है। इसको मॉडिफाई करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्लॉट बस्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? क्लॉट बस्ट किए जाते हैं। कैसे क्लॉट? बताओ भैया। भैया जैसे देखो बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए रास्ते में कहीं जा रहे तो चोट लग गई, दिमाग में, ब्रेन में क्लॉट बन गए, तो भैया यही स्ट्रेप्टोकाइनेज के स्ट्रेप्टोकक्कस से निकाली जाने वाली दवाई को यूज़ किया जाता है। ये धीरे धीरे क्लॉट को गला देता है। फिर उसके बाद आपका क्या कराया जाएगा? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, दैट इज CT स्कैन। क्या बोला मैंने? CT स्कैन। भूलोगे तो नहीं? CT स्कैन बोले तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। जब ये कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन होगा तो पता चलेगा कि धीरे धीरे क्लॉट गल गया है। तो ये क्लॉट बस्टर का काम करता है, स्ट्रेप्टोकक्कस से निकाला जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम होता है एंजाइम का, ठीक है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ये सब किया गया। दीज ऑल आर द बेसिक टॉपिक्स ऑफ बायोटेक। हमने आपको पहले भी बताया, जैसे BT कॉटन, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। शराब, बियर, वाइन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बैक्टीरिया, फंजाई से प्राप्त होने वाली दवाइयाँ, बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाली दवाइयाँ, इकोनॉमिक बॉटनी, ये भैया सारा का सारा बायोटेक में आता है, क्योंकि इन सब में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग है अच्छा खासा। जल के शुद्धिकरण में, वाटर ट्रीटमेंट में, बायो सीवेज में, बायो पेस्टिसाइड में, ये सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके बायोटेक से, जहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में, दैट इज GM क्रॉप, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइव स्टॉक से क्वेश्चन होंगे, जंतुओं से, जंतुओं की प्रजातियों से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बस प्रॉपर पढ़ते रहिए। ये हमने कोर्स बेटा इसीलिए तैयार करके रख दिया, रिकॉर्डेड है। अब पुराने बच्चों, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, मोर देन 60 बच्चे हमारे पास हैं इस समय, वो सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और जिन भी बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना है वो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज में कई बार हमने बताया हुआ है इसमें, तो आप मैसेज कर सकते हैं 73 55 23 13 99, इस पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन बैच लेना है, ठीक है, तो लगभग आपको उस ऑनलाइन बैच में एग्ज़ाम के जस्ट पहले 6 लाइव क्लासेस मिल जाएंगी और मोर देन 120 वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि अभी हम पढ़ाते ही रहेंगे धीमे धीमे अपने बैच में। तो बस अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, चीज़ों को मिस मत होने दीजिए। जो चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं, याद रखिए, जो चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं उनका अगले दिन रिवीजन होना चाहिए और नई विषय वस्तु का एडिशन होना चाहिए कि आज हमने 1 घंटे ये चीज़ पढ़ी और पुरानी हमने भूले नहीं, पुराना हमने याद भी किया। और गारंटी हम आपको देते हैं, अगर आप 100 प्रश्न प्रतिदिन लगाते हैं, अब वो आप किससे लगाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप दिनेश से लगाते हैं, RK पिल्लई से लगाते हैं, कुमार मलिक से लगाते हैं, रमेश गुप्ता से लगाते हैं, MP कौशिक से लगाते हैं, या NCERT की टेक्स्ट बुक से लगाते हैं, या S चंद की बुक से लगाते हैं, या विशाल ऑब्जेक्टिव जूलॉजी या विशाल ऑब्जेक्टिव बॉटनी से लगाते हैं, जो किताब है आपके पास। देयर इज़ नो बाउंडेशन ऑफ बुक्स कि भैया हमको ये चाहिए, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे परेशान हो जाते हैं, भैया ये किताब चाहिए, वो किताब चाहिए, सर ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं होता बेटा, आपके पास संसाधन, राम जी के पास संसाधन बड़े ही कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण पे विजय पाई थी, ठीक है। अगर आपके पास संसाधन कम है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जीत नहीं सकते। आपके पास जितने संसाधन हैं, जितने सीमित संसाधन हैं, उन्हीं का प्रयोग करके आप जीत सकते हैं, बशर्ते आपकी तैयारी उन संसाधनों में अच्छी होनी चाहिए, आपका रिवीजन होना चाहिए। जितने भी वीडियो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि सोते समय भी कोई आपसे उन वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता पाएं। आई बात समझ में? ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने TGT के ग्रुप्स में, बायोलॉजी के ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।